नमस्कार, दोपहर के 12 बज गए हैं। आप देख रहे हैं आज तक में खास कार्यक्रम ब्रेकिंग न्यूज। आपके साथ मैं हूं शुभांकर और आज ब्रेकिंग न्यूज की शुरुआत करेंगे संसद में चल रहे हंगामे को लेकर। दरअसल आज हफ्ते का नया दिन जरूर है, लेकिन संसद में आज भी कुछ नहीं बदला है। आज भी हंगामे का दौर लगातार जारी है और दोनों सदनों की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा में 4 कांग्रेस सांसदों के निलंबन को वापस लेने की मांग को लेकर यहां पर यह हंगामा हुआ और कांग्रेस ने दूसरे विपक्षी दलों के साथ मिलकर अलग अलग मुद्दों पर स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया था। नोटिस सोनिया गांधी से कथित बदसलूकी को लेकर है, तो वहीं महंगाई पर और तमाम और मसलों पर भी चर्चा की मांग को लेकर है। इसके साथ ही विपक्ष एजेंसियों के बेजा इस्तेमाल पर चर्चा करने की मांग कर रहा है। संसद के बाहर भी लेफ्ट और बीजेपी सांसदों ने प्रदर्शन किया। बीजेपी के सांसदों ने बंगाल सरकार के शिक्षक भर्ती घोटाले के खिलाफ प्रदर्शन किया है। लेफ्ट के सांसदों ने गांधी मूर्ति के सामने मनरेगा स्कीम को नष्ट करने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया है। तो आज अगर आप बात करेंगे संसद के मानसून सत्र के इस नए हफ्ते को लेकर, तो फिर हंगामेदार यह हफ्ता रहा। पिछला हफ्ता जहां सस्पेंशन का हफ्ता था, तो इस हफ्ते की शुरुआत हंगामे से हुई है और अलग अलग पार्टियां अलग अलग विषयों को लेकर हंगामा कर रही हैं। प्रियंका चतुर्वेदी आपको यहां नजर आ रही हैं। देखिए, वो ईडी के खिलाफ यहां प्रदर्शन कर रही हैं और क्योंकि ईडी के खिलाफ प्रदर्शन इसलिए हो रहा है क्योंकि संजय राउत को कल रात मुंबई में हिरासत में ले लिया गया। आज मेडिकल के बाद उनकी पेशी भी होने वाली है। ऐसे में संजय राउत के खिलाफ शिवसेना प्रदर्शन कर रही है कि उनके समर्थन में कैसे ईडी ने बेजा इस्तेमाल किया है। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लोकसभा राज्यसभा की। धन्यवाद सभापति जी। जो आज की संशोधित कार्य सूची में क्रम संख्या 2 पर श्री राव इंद्रजीत सिंह जी और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के नाम के आगे जो दस्तावेज अंकित है, आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 3 श्री अश्विनी कुमार चौबे जी। प्लीज बैठिए। सभापति जी, आपके आदेश से आपकी अनुमति में आज की कार्यसूची के क्रम संख्या 3 पर अपने नाम के आगे पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से संबंधित सूचीबद्ध विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत करता है। आइटम नंबर 4 श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। धन्यवाद सभापति जी। मैं आपकी अनुमति से मेरे नाम के आगे आज की संशोधित कार्यसूची के क्रम संख्या 4 पर जो अंकित दस्तावेज हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर अफेयर से संबंधित है, आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूं। धन्यवाद। कार्यसूची में मेरे नाम के सामने वर्णित कागजात आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूं। श्री राजीव चंद्रशेखर जी। Sir, with your permission, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned against my name at serial number 6 of the list of business in Lok Sabha for today. Item number 7, Shrimati Meenakshi Lekhi. Sir, with your permission, I rise to lay on the table of the House papers mentioned against my name at serial number 7. श्री रामेश्वर तेली जी। सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सामने क्रम संख्या 8 पर वर्णित दस्तावेज सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 9 श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी। सभापति महोदय, आपकी अनुमति से आज की कार्यसूची की क्रम संख्या 9 पर मेरे नाम के सामने मिस्टर मिनिस्टर। MMTA के माध्यम से उन्हें सहायता अनुदान के रूप में दिया जाता। लागत का 30% नगद लाभ मिल रहा है। कुल MPTA लाभ से 30% और 10% DBT के तहत उत्तराखंड के रूप में क्रमशः कारीगरों व अन्य कार्यकर्ताओं को जाता है। शेष 40% खादी उत्पादक संस्थाओं को जाता है और 20% खादी उत्पादक संस्थाओं के माध्यम से खादी की बिक्री करने वाली संस्था को शेयर किया जाता है। Supplementary by Mr. Thambidurai. Mr. Thambidurai. Chairman, sir, I am appreciating the government effort to promote the khadi industries
मॉनसून सत्र का ये नया हफ्ता, लेकिन तस्वीर जो है वही पुरानी नजर आ रही है। पिछला हफ्ता भी हंगामेदार था और इस हफ्ते की शुरुआत भी हंगामे के साथ ही देखने को मिल रही है। अलग अलग पार्टियां, अलग अलग मुद्दे और अलग अलग प्रदर्शन। मौसमी हमारे साथ जुड़ी है। मौसमी, अगर आप तक हमारी आवाज आ रही है तो जरा बताइए कि आज वहां से क्या तस्वीरें आ रही, क्योंकि जो हमें दिखाई पड़ रहा है वो पिछले हफ्ते की वाली तस्वीरें हैं। आज फिर हंगामा है। हाँ, ये बात अलग है कि अलग अलग पार्टियों के अपने अपने मुद्दे हैं जिसको लेकर वो हंगामा कर रही हैं, प्रदर्शन कर रही हैं, लेकिन आज भी दोनों सदनों में हंगामा। शुभांकर, इतना शोर है देखिए सियासतदानों का कि जनता के मुद्दे इस शोर में डूब रहे हैं और यही वजह है कि आवाज भी आना मुश्किल है। आप देख रहे हैं कि पीछे कितने जोर से शोर हो रहा है। लगातार दोनों हाउसेज में हंगामा चल रहा है और observation contained in the 271st report of the Committee on Fellowship, Scholarship, Grants, Pension and Schemes administered by the Ministry of Culture, pertaining to the Ministry of Culture. Thank you, sir. डॉक्टर सुभाष सरकार जी, आदरणीय सभापति महोदय, आपकी अनुमति से मैं उच्च शिक्षा विभाग शिक्षा मंत्रालय में संबंधित अनुदान मांगों 2022-23 पर महिलाएं, बच्चे, युवा और खेल विभाग से संबंधित शिक्षा संबंधी संसदीय स्थायी समिति के 337 प्रतिवेदन में निहित सिफारिशों और टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में आज की कार्यसूची में क्रमांक 16 में अपने नाम के सामने उल्लिखित वक्तव्य देने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। 17 माननीय मंत्री। सभापति महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज की कार्यसूची में क्रमांक 17 में अपने नाम के सामने उल्लेखित केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 में। तो हंगामा जो है आप सुन रहे हैं। आज महंगाई समेत तमाम अहम मसलों पर चर्चा होनी थी, लेकिन इस शोर के बीच में क्या चर्चा हो पाएगी, इसको लेकर संदेह है। लेकिन हम आपको सुनवाते हैं इस हंगामे के बीच अनुराग ठाकुर का क्या कुछ कहना है, जरा सुनिए। अब से मॉनसून सत्र चला है, विपक्ष मांग कर रहा है कि चर्चा हो। हमने पहले दिन से कहा कि हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं और अब बार बार देखिए सरकार की ओर से यह आया कि हम किसी भी विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। महंगाई पर चर्चा आज लगी है, लेकिन विपक्ष आज भी चर्चा करने के लिए तैयार नहीं। इससे विपक्ष का चेहरा बेनकाब भी होता है कि ये लोग केवल हल्ला करने के लिए आते हैं, चर्चा करने में विश्वास नहीं रखते हैं। अभी भी प्रश्न जनता से जुड़े हुए, देश से जुड़े हुए पूछे जा सकते थे, लेकिन प्रश्नकाल को भी चलने नहीं दिया गया। आखिरकार विपक्ष चाहता क्या है, देश की जनता भी ये जानना चाहती है। और बाकी जो विपक्ष के कुछ लोग हैं, जो दल हैं, वो चाहते हैं कि क्या गिनी चुनी पार्टियां सदन में अवरोध पैदा करके रोज सदन नहीं चलने देती, तो ऐसा कितनी देर तक चलेगा। तो आपको बता दें, हंगामे के बीच अब लोकसभा जो है वो दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। पहले 12 बजे तक के लिए स्थगन हुआ, दोबारा शुरुआत हुई और अब दोपहर 2 बजे तक के लिए लोकसभा को स्थगित कर दिया गया है। हंगामे के बीच लोकसभा को स्थगित किया गया है। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। और अब रुक करते हैं मुंबई का, क्योंकि मुंबई में आज सभी की निगाहें लगी हुई हैं संजय राउत पर। दरअसल संजय राउत को देर रात हिरासत में लिया गया और उसके बाद उनका मेडिकल करवाया जा रहा है। आज उन्हें कोर्ट में पेशी भी होने वाली है। तो थोड़ी देर बाद ये कहा जा रहा है संजय राउत की कोर्ट में पेशी होगी। इस खबर पर सभी की निगाहें हैं। तस्वीरें मैं आपको दिखा रही है, उस वक्त की तस्वीर है जब संजय राउत यहां से जा रहे थे, अपनी मां से मुलाकात कर रहे थे। उस दौरान की मार्मिक तस्वीर निकलकर सामने आई। कोर्ट में पेशी से पहले संजय राउत का मेडिकल टेस्ट होगा और मेडिकल टेस्ट करवाने के लिए वो जा रहे हैं और उसके थोड़ी देर बाद कहा जा रहा है
फिर उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। संजय राउत के घर में कैश भी मिला और तकरीबन 17 घंटे की पूछताछ के बाद ये कहा जा रहा है कि आधी रात को गिरफ्तारी हुई है। ईडी के सूत्र बताते हैं तकरीबन 11.5 लाख रुपए कैश मिला, जिसके बारे में वो जानकारी नहीं दे पाए, उसे भी जब्त कर लिया गया है। तो अब से थोड़ी देर बाद संजय राउत की कोर्ट में पेशी होने वाली है। आज उस खबर पर सभी की निगाहें हैं, क्योंकि यह खबर अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती है। संजय राउत हालांकि इस बीच अपने अंदाज में, लेकिन अब यह कहा जा रहा है, ये देखिए, जिस वक्त उन्हें यहां से गिरफ्तार किया गया उस वक्त अपना गमछा लहराते हुए, लेकिन इधर ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। संजय राउत फिलहाल ईडी के गिरफ्त में हैं और थोड़ी देर बाद कहा जा रहा है उन्हें मेडिकल करवाने के लिए ले जाया जाएगा। पात्रा चौल घोटाले में पूछताछ के बाद ईडी ने देर रात गिरफ्तार किया, 17 घंटे उनसे पूछताछ हुई थी। तो ये हम आपको दिखा रहे हैं छापे से लेकर गिरफ्तारी तक। 31 जुलाई 2022 सुबह 7 बजे ईडी की टीम पहुंचती है। 3 टीम जाकर तलाशी लेती है संजय राउत के यहां पर। यह सुबह 7 बजे की जानकारी आपको दे रहे हैं। इसके बाद 9 घंटे तक यहां पर छापा चलता है, लगातार यह छापा चलता है। कहा जाता है तकरीबन 11.5 लाख रुपए कैश भी मिला और शाम 4 बजे हिरासत में वो लिए गए। शाम 4:15 बजे उन्हें ईडी अपने साथ लेकर गई और फिर देर रात उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। तो ईडी दफ्तर में शाम 5 बजे उनसे पूछताछ हुई है और रात 12 बजे ईडी ने गिरफ्तार किया है। ईडी को इससे पहले भी मिलके उनकी बात साफ साफ रखी थी, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ नए कारण निकालकर या कुछ जिनमें तथ्य हो ना हो ये तो अब पता चलेगा आफ्टर इन्वेस्टिगेशन। लेकिन संजय राउत बहुत वोकल रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में उनकी भावना, उनकी भूमिका जो रही है, उनका रोल जो रहा है वो कहते रहे। लेकिन इसके बावजूद ये मैं समझता हूं कि इन सेंट्रल एजेंसीज को इस तरह से कोर्सिव एक्शन, इस तरह से ये करना ये ठीक नहीं है। एक लोकतंत्र में जो एक अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य जिसको कहते हैं, जो एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, उसको दबाने की कोशिश है। ईडी के बारे में और सीबीआई के बारे में उनको सवाल पूछा गया था, तो उन्होंने खुद कहा था कि एक स्वतंत्र व्यवस्था है, ये व्यवस्था अपना काम करती रहती है, इसमें कोई राजनीति नहीं होती है। वैसे इसमें क्या राजनीति है? अभी आपको पता है उनकी जब स्टेट में भी सरकार थी तभी से उनको तो नोटिस जा रही थी। अभी वो बोलते हैं कि मेरा कुछ संबंध नहीं है, और बाला साहब ठाकरे जी की कसम खाके उन्होंने कहा कि मैंने कुछ भ्रष्टाचार नहीं किया, तो वो सारी बातें सामने आ जाएगी। तो ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई। आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो भी लगातार चल रहा है। इसी बीच इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी देव कोटक जुड़ रहे हैं। देव, आज संजय राउत को लेकर एक अहम दिन है, कोर्ट में पेश किया जाएगा। जरा बताइए कि आज क्या कुछ हलचल रहने वाली। बताया जा रहा है कि अब से थोड़ी देर बाद शायद उनका मेडिकल टेस्ट करवाया जाएगा, उसके बाद कोर्ट में पेशी होगी। तो अभी ये प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ेगी? जी, जैसे कि आपने हलचल की बात कही, अभी फिलहाल हलचल तो नहीं है, लेकिन यहाँ पुलिस कर्मियों और मीडिया की प्रेजेंस इतनी है। लेकिन कल जो शाम में हमने देखा था कि उनको एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के दफ्तर में लाया गया और काफ़ी सारे कार्यकर्ता और पार्टी वर्कर्स और ग्राउंड कार्डर्स जो थे वो यहाँ मौजूद थे, लेकिन आज वो लोग नहीं हैं। इसीलिए ऐसा लग नहीं रहा है अभी फिलहाल स्थिति को देखते हुए कि लॉ एंड ऑर्डर की कोई प्रॉब्लम होगी। यहाँ जोन 1 डीसीपी हरिबाला जी और एडिशनल कमिश्नर साउथ रीजन के दिलीप सावंत खुद बारी बारी से आकर यहाँ की जो प्रिपरेशंस है सारी देख रहे हैं। कम से कम 150 पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। इसमें रायट कंट्रोल पुलिस, मुंबई पुलिस और सीआईएसएफ के जवान भी मौजूद है। उसके अलावा स्टेट रिजर्व पुलिस फोर्स के भी कुछ जवान लाए गए हैं और उनकी बस यहाँ पर मौजूद है। हम फिलहाल ईडी के दफ्तर के बाहर है, जहां संजय राउत अभी भी अंदर ही है और कुछ पल पहले उनके छोटे भाई सुनील राउत आए। जैसे आप देख रहे हैं जो बैरिकेडिंग है उसके भीतर जो जमावड़ा होता है वो आज के दिन बंद कर दिया गया है और दोनों बाजू से लेनों को बैरिकेड कर दिया गया है। कुछ ही पलों में उनको यहाँ से जे अस्पताल एक मेडिकल चेकअप के लिए ले जाया जाएगा, जो कि प्रतिक्रिया के हिसाब से करना होता है। सेंट्रल एजेंसी की प्रोब एजेंसी जो करती है। और दूसरी बात यह है उसके बाद सीधा उनको ले जाया जाएगा पीएमएलए कोर्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कोर्ट,
कोर्ट, जहां एमपीज, एमएलएज, उनके खिलाफ जो फाइनेंशियल रॉन्ग डूइंग के आरोप लगते हैं और अरेस्ट किया जाता है, उन्हें उसी कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाता है, जो कि सेशंस कोर्ट के अंदर ही उसी प्रीमाइसिस पर है। 11:30 का टाइम दिया गया था कि वो लोग कोर्ट में मौजूद होंगे, लेकिन अभी तो हो गए हैं 12:15 के तकरीबन, और संजय राउत का यहां से निकलने की कोई भी संभावना फिलहाल दिख नहीं रही है और वो लोग शेड्यूल के पीछे है, काफी डिले चल रहे हैं और देर हो गई है उनको, तो ऐसा लग नहीं रहा है कि लंच टाइम तक भी वो कोर्ट में खड़े रह पाएंगे, क्योंकि अभी तो पहले अस्पताल जाएंगे। देरी देवकोटक क्यों हो रही है? आपको पता ही है जी। सुनील राउत जी अभी थोड़ी देर पहले ही उनके छोटे भाई यहाँ पर आए हैं, हमने भी उनसे सवाल पूछने का यही प्रयास किया कि ईडी क्यों डिले कर रही। उन्होंने कहा मैं स्वयं ऊपर जा रहा हूँ, लोगों से मिलता हूँ और समझने की कोशिश करता हूँ जी। तो उन्होंने, ईडी ने साफ तौर पर कोई ऐसी वजह नहीं बताई है डिले की। ठीक है, हम आपके पास लौटेंगे, आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन एक बार दर्शकों को हम सुनवा देते हैं कि इसी पूरे मामले को लेकर किरीट सोमैया और प्रियंका चतुर्वेदी कैसे आमने सामने हैं, कैसे आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो भी गिरफ्त चल रहा है। लेकिन इस बीच आपको राज्यसभा ले चलते हैं, क्योंकि वहां पर कहा जा रहा है कि हंगामा हो रहा है। तो देखिए, आज दो बड़ी खबरें हैं और राज्यसभा की फिलहाल तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर हंगामा चल रहा है। Even then, I am requesting him so that he can say something about what has been said by the leader of the house. If you want to say something on the discussion on price rise, if you want to say something, you can say. एक मिनट सुनिए, देखिए हाउस, all of us, please go to your seats. Please go to your seats. नहीं, वो तो अपने सीट पे बैठे हैं। मेरा निवेदन आपसे यही है कि जो मुद्दे आपके सामने हमने रखे हैं और खास करके नोटिसेस भी दिए हैं, उन नोटिस का जिक्र भी आपने नहीं किया। जो नोटिसेस भी दिए हैं, उन नोटिस का जिक्र भी आपने नहीं किया, जो झारखंड में हो रहा है, जो महाराष्ट्र में हो रहा है, जो आसाम में और Don't disturb allocate. Don't disturb allocate. You are disturbing allocate. You are disturbing allocate. You are the same party. You are disturbing your own allocate. What is that? देखिए, गुजरात में अरे ये 100-150 लोग मर चुके हैं और हमने महंगाई मुद्दे पे तो चर्चा के लिए आपसे सतत कोशिश कर रहे हैं, फिर भी आप उसके ऊपर कुछ नहीं कहना चाहते। ये तो थैंक यू नहीं, आपने प्राइस राइज के ऊपर डिस्कस करने की बात की है। इट विल बी डिस्कस टुमारो। आपका दोस्त क्या कर रहा है? इट इज बीइंग डिस्कस्ड इन लोकसभा टुडे सर, एंड इट विल बी डिस्कस्ड हियर टुमारो। मिस्टर विजय रेड्डी, इलेक्टेड गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज कर। सर, हमने एग्री किया है, प्राइस राइज पे डिस्कशन कल होगा, इसके ऊपर हम सबने सहमति भी बनाई थी और ये बात हुई थी कि एक बार डेट तय हो जाए तो हाउस अच्छी तरीके से चलेगा, सुचारू रूप से। आज लोकसभा में लिस्टेड है, कल राज्यसभा में 2 बजे प्राइस राइज पे डिस्कशन होगा। और जहां तक नोटिस का बात है, आज सुबह ही डिस्टर्ब किया तो चेयरमैन हैव टू एडजर्न। मुझे लगता है एलओपी की बात हमने एग्री की है, प्राइस राइज पे कल डिस्कशन होगा। अभी हमने लेजिस्लेटिव बिजनेस के लिए और क्वेश्चन आवर के लिए अलाउ करना चाहिए। धन्यवाद। सो लीडर ऑफ द हाउस हैज सेड द डिस्कशन ऑन प्राइस राइज विल कम टुमारो। विजय रेड्डी सर, इन द लाइट ऑफ द फैक्ट that the rejection rate under PM Swanidhi is about 25% and the higher percentage are in pending status, I would like to know from the Honorable Minister, does the government intend to use this PM Swanidhi to include street vendors in the formal economic structure of the economy? In the formal economic structure of the economy to get accurate picture of India's GDP. Thank you very much. Minister. Sir, I want to thank the honourable member. As I said in the response to the earlier supplementary, downwinding committees are in place in local areas in pursuance of को दिखा रहे राज्यसभा में फिलहाल
अगर आप देखेंगे तो हरदीप सिंह पुरी इस वक्त कुछ कह रहे हैं। लोकसभा की कार्रवाई जो है दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है, लेकिन फिलहाल अलग अलग विषयों को लेकर हंगामा हो रहा है। विपक्ष कह रहा है कि देखिए ये कहा गया था सदन सुचारू रूप चलेगा, सरकार कह रही हम भी बात करने को तैयार है, लेकिन इस बीच में दोनों की तरफ से अपने अपने हंगामे और हंगामों के बीच में जहां लोकसभा स्थगित हो गई है, सदन के बाहर विरोध हो रहा है, तो वहीं राज्यसभा में भी हंगामा लगातार जारी है। Sometimes the rates are as high as 3,600% per year by being given micro loans of 10,000 rupees initially, and then if they pay it back, immediately getting 20,000 and a third loan of 50,000, a total of 90,000. You are converting people, first releasing them from the clutches of money lenders, and then you are transferring them through joining the formal economy, and then you will be able to measure, as is being done, their contribution to the national GDP. Insofar as the rejection rate is concerned, the rejection rate is not something that the center can monitor. The individual goes, and I can tell you, the banks are now freely granting these loans. We have already given loans to 32 lakh people. The total amount of money lent is already over 3,683 crore. Many of these people have in fact now moved from the first loan of 10,000 to the second loan of 20,000. It is our expectation that the entire body of street vendors. तो ये हंगामा, ये शोर जो आप राज्यसभा में सुन रहे थे, ये लोकसभा में हुआ था जिसे स्थगित कर दिया गया, और यही हंगामा, यही शोर मुंबई में भी चल रहा है, क्योंकि संजय राउत को आज कोर्ट में पेश किया जाना है। उससे पहले उन्हें मेडिकल के लिए भी ले जाया जाएगा। तो ये खबर है कि अब से थोड़ी देर बाद संजय राउत की कोर्ट में पेशी होने वाली है, और लगातार संजय राउत को लेकर इस वक्त खबरें जो हैं वो आ रही हैं। संजय राउत की आज कोर्ट में पेशी है। उससे पहले हम आपको बता दें संजय राउत का मेडिकल किया जाएगा। कल उन्हें ईडी के अधिकारी पहुंचे, पूछताछ की, दोपहर के बाद हिरासत में लिया और देर रात उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अनेक लोगों को जेल में डालने की धमकी देने वाले संजय राउत को आज जेल में भेजा जा रहा है। सत्यमेव जयते। ये जिस तरीके से पॉलिटिकल रणनीति के अनुसार, पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी के अनुसार, पॉलिटिकल षड्यंत्र के अनुसार भारतीय जनता पार्टी के दिए हुए स्क्रिप्ट अनुसार ईडी चल रहा है, वो बहुत ही निंदनीय है। मैं उनको एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट अब नहीं कहूंगी, मैं उनको एक्सटेंडेड डिपार्टमेंट ऑफ भारतीय जनता पार्टी कहूंगी। 2014 से जिस तरीके से विपक्ष का गला घोटने की, आवाज दबाने का काम हो रहा है उनके तहत, वो निंदनीय है। और मैं कहती हूं कि सभी लोगों को इसके लिए उठकर आवाज उठानी चाहिए। आज ये लोग सरकार में हैं और जिस तरीके से ईडी बिल्कुल उनकी सेवा में लगा हुआ है, तत्पर दिख रहा है, उसी तरीके से आने वाले समय में इन सारे इंस्टीट्यूशंस कॉम्प्रोमाइज होंगे, और इंस्टीट्यूशंस का कॉम्प्रोमाइज होना देश के संविधान के लिए, प्रजातंत्र के लिए हानिकारक है। और ब्रेकिंग न्यूज में बात करने वाले हैं मुंबई से। दरअसल शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे संजय राउत के घर आ रहे हैं। संजय राउत को ईडी ने पात्राचाल घोटाले में गिरफ्तार किया है। तो फिलहाल जो बड़ी जानकारी निकल कर आई है वो ये कि संजय राउत के घर जा रहे हैं उद्धव ठाकरे। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। संजय राउत के घर उद्धव ठाकरे जा रहे हैं। उद्धव ठाकरे से उनके करीबी रिश्ते, और मुश्किल वक्त में जब संजय राउत पर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है, ऐसे में अपना समर्थन देने के लिए उद्धव ठाकरे उनके घर जाने वाले हैं। ये कहा जा रहा है कि अब से थोड़ी देर बाद कोर्ट में ईडी संजय राउत को पेश करेगी, उनका मेडिकल करवाया जाएगा। और इधर खबर यह आ रही है कि अब से थोड़ी देर में उद्धव ठाकरे यानी महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री, शिवसेना प्रमुख, वो संजय राउत के घर जाएंगे। संजय राउत के घर जाने के मायने क्या निकाले जाएं, इसको लेकर हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक मायने तो यही है कि संजय राउत को वो वैचारिक समर्थन देने जा रहे हैं। ये बताने ऋतिक संवाददाता हमारे जुड़ रहे हैं हमारे साथ। ऋतिक, जरा बताइए हमें ये कहा जा रहा है कि संजय राउत के घर जाने वाले हैं उद्धव ठाकरे। अब इसके मायने क्या निकाले जाएं? क्या ये कि वैचारिक समर्थन है, मजबूती से शिवसेना उनके साथ खड़ी है, या इसके कुछ और भी पहलू हो सकते हैं? क्योंकि हमने सद में देखा प्रियंका चतुर्वेदी जहां बैनर पोस्टर लिए खड़ी थी, तो अब खबर आई है कि संजय राउत के घर उद्धव ठाकरे जाएंगे। जी बिल्कुल, फिलहाल मैं उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री के बाहर खड़ा हूं और यहां पर
पीछे आप देख सकते हैं कि अब पुलिस जो है पूरी तरह से तैनात हो गई है। कुछ ही देर में बताया जा रहा है कि उद्धव ठाकरे अपने आवास से निकलने वाले हैं। हालांकि सूत्र ये बता रहे हैं कि अभी भी डिस्कशन चर्चा जारी है कि क्या उद्धव ठाकरे रुक करे संजय राउत के घर और उनके परिवार से जाकर मिले, या तो फिर पहले अपने पार्टी के हेडक्वार्टर से शिवसेना भवन जाए, वहां पर प्रेस को संबोधित करे, अपनी भूमिका स्पष्ट करे। और इधर देखिए ईडी संजय राउत को लेकर तस्वीरें निकल कर आ रही हैं ईडी दफ्तर से। अब मैं आऊंगा ऋतिक आपके पास, लेकिन एक बार ये तस्वीरें दिखा दे। देखिए ईडी दफ्तर में भी हलचल तेज हो गई है, क्योंकि संजय राउत को कहा जा रहा है मेडिकल के लिए और उसके बाद कोर्ट में पेशी के लिए ईडी ले जा रही है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। कहा जा रहा है जो नजदीकी अस्पताल है वहां पर संजय राउत को ले जाया जा रहा है और उनका मेडिकल करवाया जाएगा। मेडिकल कराए जाने के बाद संजय राउत को, ये देखिए संजय राउत आपको नजर भी आ रहे हैं यहां पर, वही भगवा गमछा जो कल वो लहरा रहे थे वही पहने हुए आज भी वो नजर आ रहे हैं। मीडिया के कैमरों पर हाथ हिलाया उन्होंने और फिलहाल ये गाड़ी जो है निकल चुकी है ईडी दफ्तर से। तो फिलहाल जो बड़ी अपडेट है, बड़ी जानकारी है, बड़ी खबर है वो ये कि ईडी दफ्तर से संजय राउत निकल चुके हैं। उन्हें नजदीकी अस्पताल ले जाया जा रहा है ताकि कोर्ट में पेशी से पहले उनका मेडिकल कराया जाए। तमाम गाड़ियां जो हैं वो आपको नजर आ रही हैं और ये तमाम गाड़ियां इस वक्त यहां से जा रही हैं। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। कई घंटों की पूछताछ के बाद संजय राउत को हिरासत में लिया गया। ऋतिक जरा ये बताइए हमें कि संजय राउत को तो अब यहां से अस्पताल ले जाया गया, वहां से कोर्ट में पेशी होगी। उद्धव कब जा सकते हैं संजय राउत के घर, कितनी देर में वो निकलेंगे और इसके मायने क्या निकाले जाएं जब हम संसद में देखते हैं प्रियंका चतुर्वेदी को और यहां घर जाते उद्धव ठाकरे को? जी बिल्कुल, कुछ ही समय पहले यहाँ पर सांसद अरविंद सावंत और नेता और विधायक रविंद्र वाइकर पहुंचे हैं। मातोश्री के सूत्र हमें बता रहे हैं कि हालांकि इस पर चर्चा जारी है कि क्या सीधा रुख किया जाए, संजय राउत के घर और उनके परिवार से मुलाकात किया जाए। जाहिर तौर पर इसके कई सारे मायने निकलते हैं। खुद पार्टी के प्रमुख उद्धव ठाकरे जो कि फिलहाल कश्मकश में है, पार्टी बिखरती नजर आ रही है और ऐसे हालात में जब पार्टी की भूमिका बेबाक तरीके से संजय राउत सामने से आकर रख रहे थे, उन्हीं पर अब शिकंजा कसा गया है, उन्हीं को अरेस्ट किया गया है और ऐसे में वो एक पार्टी प्रमुख ही नहीं बल्कि एक परिवार के प्रमुख के तौर पर बहुत ही ताकत से उनके परिवार के पीछे खड़े हैं, ये दिखाने की कोशिश कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे से की जाएगी, ऐसा बताया जा रहा है। और इसीलिए बताया जा रहा है कि वो रुक कर सकते संजय राउत के घर, उनके परिवार को मिलने। संजय राउत के दो भाई हैं, उनमें से सुनील राउत जो सुबह ईडी ऑफिस में पहुंचे थे, उनकी माता है, उनकी दो बेटियां हैं और उनकी पत्नी वर्षा राउत, जिन पर भी आरोप लगे हैं ईडी के इस पूरे घोटाले मामले में। इस समय अगर उद्धव ठाकरे घर जाकर संजय राउत के परिवार को मिलते हैं तो ये बहुत बड़ा ही सिंबॉलिक मैसेज समझा जाएगा पूरी पार्टी कैडर को, सभी कार्यकर्ताओं को, सभी पदाधिकारियों को। कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे जो कि कमजोर नजर आ रहे हैं क्योंकि पार्टी बड़े पैमाने पर फूट दिख रही है पार्टी में और साथ ही में हम देख रहे हैं एकनाथ शिंदे सीएम और उनके साथ जो विधायक जिन्होंने पार्टी से एक अलग रास्ता अपनाया है वो लगातार कोशिश कर रहे हैं ये बताने की कि ये कार्रवाई ईडी की किस तरह से सही है और अगर कहीं ना कहीं इस घोटाले में संजय राउत का हाथ नहीं है तो उनको डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि किस तरह से संजय राउत जो है हमेशा से केंद्रीय एजेंसी हो, केंद्र सरकार हो, उनके खिलाफ टिप्पणियां करते थे, तीखे तरीके से ये टिप्पणी होती थी। और ऐसे में अगर बुरे वक्त में संजय राउत पार्टी के लिए खड़े हैं तो संजय राउत पे जब अब बुरा वक्त आया है तब खुद उद्धव ठाकरे भी उनके परिवार के साथ खड़े रहकर ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो एक परिवार प्रमुख है और वो कहीं ना कहीं इस पूरे संकट में उनके साथ है और ये एक बहुत बड़ा मैसेज रहेगा पार्टी के कैडर के लिए भी। जी, तो जरा ये बताइए कि पार्टी कैडर ये तमाम चीजें जो हैं वो आ रही हैं, लेकिन अब यहां पर शिवसेना कितनी मुश्किल में आ रही है और इस मुश्किल घड़ी में जो उनके स्पोक्स पर्सन थे, जो शिवसेना की बातों को रखते थे, वो संजय राउत, वो तो ईडी के पास हैं। अब इसके बाद इस कमी को कैसे पूरा किया जाएगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ईडी उन पर शिकंजा कसने की तैयारी में है।
जी बिल्कुल, आपको बता दें, हालांकि बताया जा रहा था कि 1 बजे यहाँ मातोश्री पर उद्धव ठाकरे समेत जो शिवसेना के आला नेता है उनकी बैठक होगी। इस बैठक में आगे की स्ट्रैटेजी क्या होगी, किस तरह से इस कार्रवाई को लेकर आगे बढ़ना है, किस तरह से अन्य जो रीजनल पार्टीज है उनके नेताओं से समर्थन हासिल कर एक फ्रंट बनाकर केंद्रीय एजेंसियों के खिलाफ आवाज उठाना है, आंदोलन करना है, इस बारे में चर्चा होनी थी। साथ ही साथ संजय राउत के बाद जो कि शिवसेना की आवाज समझे जाते थे, सामना के जरिए हमेशा से शिवसेना की जो भूमिका सामने रखते थे, उनकी जगह अब कौन लेगा, क्योंकि सामना सिर्फ एक मुखपत्र नहीं बल्कि शिवसेना का एक तरह से हथियार है। और सामना के जरिए हमेशा से शिवसेना ने, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे इससे पहले कांग्रेस एनसीपी हो, हर एक इशू पर, हर एक मामले पर अपनी भूमिका जो है बहुत ही स्ट्रांगली रखी गई है। नहीं, और देखिए जब संजय राउत ने कल कहा कि मैं बाला साहब पे कसम खाता हूं कि मैंने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया है, लेकिन खबर यह भी आ रही थी कल शायद उनके घर से भी कुछ कैश मिला जिसके बारे में वो जानकारी नहीं दे पाए। अब जो पुराना मामला है पात्रा चौल का, उसमें क्या जानकारियां निकल कर आ रही हैं, तो कुल मिलाकर ये मामला अपने आप में काफी गंभीर होता जा रहा है। ऐसे में क्या सवाल हो सकते हैं उनसे, और क्या ये भी खबर सच्चाई है कल 11 लाख रुपए या कुछ कैश मिला जिसके बारे में वो जानकारी नहीं दे पाए, उसे जब्त कर लिया गया? जी बिल्कुल, ईडी के सूत्रों से जो खबर सामने आ रही थी कि ये 11.5 लाख जो कैश बरामद हुई है संजय राउत के घर से, वो अनअकाउंटेड कैश है। इसका कोई भी ब्यौरा संजय राउत या उनके परिवार की तरफ से वो नहीं दे सके। हालांकि सूत्र ये भी बता रहे थे कि उस पर लिखा हुआ था कि अयोध्या एकनाथ शिंदे, यानी उसमें से जो 10 लाख रुपए की कैश थी वो एकनाथ शिंदे जो अब सीएम है महाराष्ट्र के, उनकी तरफ से अयोध्या दौरे के लिए दिए गए थे। ये बताया जा रहा था कि कहीं ना कहीं ये पार्टी फंड है, लेकिन संजय राउत क्योंकि नेता है, सांसद है, लेकिन वो पार्टी के कोषाध्यक्ष नहीं है, ये बात हमें जान लेनी होगी। हालांकि इस अयोध्या दौरे की जब आदित्य ठाकरे अयोध्या गए थे उसकी पूरी अगुवाई उन्हीं के नेतृत्व में हुई थी, लेकिन ये कैश उनके घर में पाई जानी बहुत संशयास्पद है, क्योंकि ये जो कैश है ये अनअकाउंटेड बताई जा रही है, इसलिए क्योंकि उसका कोई हिसाब या कोई डॉक्यूमेंटेशन जो है संजय राउत ईडी के सामने पेश नहीं कर पाए हैं। और इसी को लेकर अब ईडी सवाल जवाब करे, ये पूछताछ 13 घंटे तक चली। अब क्योंकि उन्हें मेडिकल के लिए लेके जाएगा, उसके बाद उनकी कोर्ट में पेशी होगी और कोर्ट में इसी आधार पर जिरह होगी कि हमें आगे की इन्वेस्टिगेशन, आगे की पूछताछ करने के लिए कुछ सवाल जिनके जवाब तक नहीं मिल पाए हैं, वो जवाब जानने के लिए हमें संजय राउत की कस्टडी लेनी पड़ेगी। अब देखना यह है कि कोर्ट की सुनवाई में क्या होता है। नहीं तो जरा ये बताइए कि जो कानून के जानकार हैं वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि संजय राउत से अदावत जो है वो सरकार की तो अप्रत्यक्ष तौर पर है, हालांकि सरकार कहती है कि ईडी स्वतंत्र एजेंसी है, लेकिन इस मामले में कानूनी जानकार क्या कह रहे हैं कि संजय राउत की मुश्किलें कितनी ज्यादा बढ़ सकती हैं इस पूरे घोटाले को लेकर, जहां पर पहले भी उनकी संपत्तियां जब्त हो गई हैं, उनकी पत्नी की संपत्तियां जब्त हुई हैं, अब ये मामला उन पर कितना शिकंजा कस सकता है? जी, मामला तो काफी पेचीदा है, क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन कंपनी कहीं ना कहीं है, जिसके जो ओनर थे वो प्रवीण राउत संजय राउत के काफी करीबी माने जाते थे। प्रवीण राउत के जरिए एक ट्राइपार्टेट एग्रीमेंट हुआ था म्हाडा और एचडीआईएल के साथ, और 627 टेनेंट पत्राचाल के उनको घर देने के एवज में कहीं ना कहीं उन्हें एडिशनल एफएसआई दिया गया था। ये एफएसआई, आप तो मुंबई की जमीनों की कीमतें तो जानते ही है, ये एफएसआई कुल मिलाकर कुछ 1000 करोड़ में 9 अलग अलग प्राइवेट डेवलपर्स को बेचा गया, जिसके किकबैक्स के तौर पर 100 करोड़ प्रवीण राउत को मिले, और यही वो पैसे हैं जिनका ट्रांजैक्शन हुआ है और जिसके ट्रांजैक्शन में संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत है, उनके अकाउंट में भी वो पैसे चले गए हैं, वो ट्रांसफर किए गए हैं, ये सामने आया था। और यही लिंक को आधार बनाते हुए ईडी लगातार उनसे सवाल पूछ रहे हैं। हालांकि बताया ये जा रहा है कि संजय राउत लगातार बोल रहे हैं कि इस पूरी
ट्रांजैक्शन से या इस पूरी कंपनी से उनके कोई भी ताल्लुकात नहीं रहे हैं और उससे जुड़े कोई भी कागजात उनके पास नहीं है। हालांकि वो डिनाई कर रहे हैं सभी चार्जेस, लेकिन ईडी तो अपना काम करेगी, ईडी सवाल पूछेगी और ये पैसे किस तरह से ट्रांसफर हुए हैं, क्यों वो अनअकाउंटेड थे और उसका इस्तेमाल किस तरीके से हुआ, ये पूरी जानकारी जो है मिलने की कोशिश में ईडी दिख रही है। और इसी कारण हम आपके पास आते हैं। एक बार नवनीत राणा कुछ कह रही है, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा उद्धव ठाकरे को अपडेट लेकर, लेकिन फिलहाल नवनीत राणा ने क्या कुछ कहा है सुनते हैं। ये मेरे हिसाब से मुझे गलत लगता है, क्योंकि एक सादे व्यक्ति के घर में अगर एक कांस्टेबल भी पहुंचता है तो उसके घर के परिवार के सभी सदस्य हिल जाते हैं कि मेरे घर पे कौन से कारण ये पुलिस वाले आ गए। पर जिस तरीके से उनका एटीट्यूड था, जिस तरीके से विंडो पे खड़े होके वो अपना हाथ वेविंग कर रहे थे, मैं ताकतवर हूं, मैं लड़ूंगा। आप लड़िए, लड़ने से कोई मनाही नहीं, पर देश का पैसा अगर कोई करप्शन करता है तो उसे इस तरीके का ट्रीटमेंट उसके साथ होना चाहिए। देश की जनता भी ये चाहती है, गरीब लोग जिनके पैसे खून पसीने के पैसे हैं, अगर वो लीडर हो या कोई बड़ा व्यक्ति हो, उनके साथ में अगर वो गलत करते हैं, देश के पैसे डुबाते हैं, तो उनके साथ ये ट्रीटमेंट होनी चाहिए। संजय राऊतजींना जे अटक झालेली आहे, बरेचशे दिवसापासून आपण सगळे लोक माहिती काढली, प्रत्येक गोष्टीचं विचारपूस केली आणि मग त्याच्यानंतरच त्यांच्यावर कारवाई करण्यात आलेली आहे। आणि मी पहिल्या दिवशीपासून सांगत आहे, जे लोक बेईमान आमच्यासारखे लोकांना हनुमान चालीसा वाचलं म्हणून आम्हाला जेलात टाकलं। आज मी ऐकलं राज्यसभामध्ये एक खासदार मेंबर ऑफ पार्लमेंट राज्यसभाचे ते म्हणतात आहे की संजय राऊतांना अटक केली म्हणून आम्हाला त्याच्यावर बोलायचं आहे। तर मी मेंबर ऑफ पार्लमेंट होती, मला तर काही कारण नसताना 124A सेडिशन आणि देशद्रोह लावला, तेव्हा कुठे होते आपले एज अ मेंबर ऑफ पार्लमेंट। तर मला वाटते जेही कारवाई झाली ते योग्यपणे आणि तो यहां पर ये आप सुन रहे थे नवनीत राणा को, और तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे एक और सहयोगी देवेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जरा बताइए हमें कि क्या कुछ वहां पर अपडेट है, क्योंकि तस्वीरें हमने देखी, गाड़ी से संजय राउत को अस्पताल ले जाया जा रहा था। अब ये मेडिकल की प्रक्रिया कितना लंबा समय लेगी और उसके बाद कब कोर्ट में पेशी? जी, आपको बता दें कि अभी मेडिकल के लिए जे हॉस्पिटल ले जाया गया है संजय राउत को। वहां पर जाने के बाद डॉक्टर उनकी जांच करेंगे, ब्लड प्रेशर की जांच होगी और उनके जो वाइटल्स है वो चेक किए जाएंगे कि उनकी तबीयत ठीक है या नहीं। उन्हें पूछा जाएगा कि क्या उन्हें कोई तकलीफ है या नहीं। उसके बाद डॉक्टर बता देंगे कि ये अगर मेडिकली फिट है, उसके बाद उन्हें तुरंत स्पेशल PMLA कोर्ट मुंबई सेशंस कोर्ट में ले जाया जाएगा, जहां पर उनकी पेशी होगी। वहां पर पेशी के दौरान ईडी के अफसर उनकी रिमांड मांगेंगे। हो सकता है 6 से 7 दिन की रिमांड मांगे और उन्हें अपने कस्टडी में लें, जहां पर उन्हें फिर इंटेरोगेट किया जाएगा। डाइवर्जन ऑफ फंड्स, मनी लॉन्ड्रिंग और अन्य जो एविडेंस मिले हैं एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को, उस बारे में 11.5 लाख रुपए कैश भी उनके घर से बरामद हुआ है। कल की छापेमारी के दौरान उस बारे में भी पूछताछ की जाएगी। इसके अलावा 1,60,00,000 रुपए का जो डाइवर्जन ऑफ फंड्स हुआ था प्रवीण राउत, गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन के डायरेक्टर, उनके तहत उसके बारे में पूछा जाएगा। 55 लाख का एक अनसिक्योर्ड लोन प्रवीण राउत की पत्नी माधुरी राउत ने संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को दिया था, जिसे एक फ्लैट खरीदने के लिए इस्तेमाल किया गया था, उसके बारे में पूछा जाएगा। इसके अलावा 8 जमीन के टुकड़े जो उन्होंने अलीबाग में खरीदे थे, जिसके लिए कैश में पेमेंट की थी। विक्रेताओं ने ईडी को स्टेटमेंट में बताया है संजय राउत ने कैश में पेमेंट की थी। उस बारे में पूछा जाएगा कि इतना सारा कैश आपके पास कहां से आया, इतना कैश आपने किस बैंक अकाउंट से निकाला, अगर बैंक अकाउंट से नहीं निकाला तो ये कैश आया कहां से। इस बारे में ईडी के अफसर उनसे पूछताछ करेंगे, इंटेरोगेट किया जाएगा और आगे फिर अगर जब भी उनकी कस्टडी खत्म होती है, हो सकता है उसके बाद रिमांड की एक्सटेंशन मांगे ईडी के अफसर और उसके बाद फिर उन्हें इंटरोगेट किया जाएगा, ताकि पूरी जो चार्जशीट इस केस में बने उसमें पुख्ता सबूत हो। उस सबूतों के आधार पर आगे जाके चार्जशीट भी फाइल करनी होगी। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार इस खबर पर नजर बनाए रखिए, कोई बड़ी जानकारी होगी हम आपके पास आएंगे, रुक करेंगे। फिलहाल ये तस्वीरें दिखा दे। जीजे अस्पताल जो है संजय राउत पहुंच गए हैं और आज मेडिकल होगा उनका, उसके बाद आज ही पेशी की जाएगी। कल गिरफ्तारी हुई थी और संजय राउत कल ये जो गमछा वो पहनकर आए थे, आज भी उसी गमछे में वो नजर आ रहे हैं और मैसेजिंग की कोशिश जो है वो लगातार की जा रही है। उद्धव ठाकरे उनके घर जाने वाले हैं, संजय राउत यहां पर नजर आ रहे हैं और अपने आप में
यह खबर बड़ी खबर हो जाती है महाराष्ट्र के लिहाज से। आज देश की दो बड़ी खबरें, एक तरफ सदन में हंगामा चल रहा है, उसमें भी संजय राउत का विषय उठाया गया है, और दूसरी तरफ यहां पर यह तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कैसे संजय राउत को अस्पताल वो पहुंच गए हैं और इसके बाद यहां से कहा जा रहा है कि उन्हें हाईकोर्ट, माफ कीजिएगा, ईडी उन्हें कोर्ट ले जाएगी जहां पर पेशी होगी और वहां पर मेडिकल रिपोर्ट को सबमिट किया जाएगा। तो ये जानकारियां जो हैं ये लगातार निकलकर सामने आ रही हैं और इस वक्त ये बड़ी खबर जो हम आपको बता रहे हैं। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे दें और पीएमएलए कोर्ट मेडिकल के बाद ईडी उन्हें लेकर जाएगी। तो आज दो बड़ी अपडेट इसके बाद होने वाली है। एक तरफ यहां पर यह मेडिकल रिपोर्ट निकलकर सामने आएगी और मेडिकल रिपोर्ट के बाद ईडी उन्हें पीएमएलए कोर्ट लेकर जाएगी जहां पर उन्हें पेश किया जाएगा। कल देर रात उनकी गिरफ्तारी हुई थी। इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। आज तक HD सबसे तेज, सबसे ज्यादा।